हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त तपस्वी और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तपस्वी में। फ्रेंड्स, हमने बात की थी कोल इंडिया की वैकेंसी आई है 1 अगस्त और 4 अगस्त से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया, जो कि 2 सितंबर तक चलेगा। टोटल इसमें 16 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। और पेपर 1 की बात हमने की थी कि सिलेबस जो है इसका पेपर 1 सबके लिए कॉमन होगा, सभी डिसिप्लिन के लिए। पेपर 2 जो होगा वो हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी प्रिपरेशन करवाऊंगा पेपर 1 के लिए भी, जो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होगा। इसका आप सभी को लाभ मिलेगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रख लीजिए और चैनल पर विजिट करते रहिए नए नए अपडेट्स के लिए। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैंने सिलेबस के जो पेपर 1 के डिटेल दिए हैं, पेपर 1 में क्या क्या आना है, उससे रिलेटेड आपको मैं मटेरियल्स अवेलेबल कराऊंगा। आज हम सिलेबस जो मैंने बताया था पर्सनल डिसिप्लिन की मैं तैयारी करवाऊंगा, तो सिलेबस इसका मैं आपको अवेलेबल करवाने। ऑफिशियली सिलेबस जो है अभी नहीं आया है। ऑफिशियली सिलेबस आपका 2 सितंबर जो फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है, उसके बाद ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके अवेलेबल होगा। मेरी हैंड राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा, भावनाओं को समझिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज आपके पास ध्यान से करने के लिए है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा आप। अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है, अगर आपको नॉन एग्जीक्यूटिव बनना है, तो अभी से आपके माइंड में एक प्लान होना चाहिए कि आप कितना प्रिपरेशन करेंगे, अपने प्रिपरेशन को कितना टाइम देंगे। क्योंकि अगर आपने कोई गोल बनाया है और आपके पास उस तक पहुंच प्रॉपर प्लान नहीं है, तो मान के चलिए आपका इस गोल तक पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो एज अर्ली एज पॉसिबल प्लान बनाइए और हमसे कनेक्टेड रहिए। हम जो आपको फैक्ट्स बता रहे हैं, जो आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने गोल तक पहुंचने की स्थिति को और मजबूत। मेनली मैं इसमें आपको पर्सनल रिलेटेड प्रिपरेशन करवाऊंगा। अदर डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, कोई क्वेरी अगर आपको होगी, तो आप मुझे बेशक हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की बेशक कोशिश करूंगा और आप हमसे जुड़े रहिए, स्पेशली पर्सनल डिसिप्लिन। क्योंकि मैंने आपको बोला है, आप मेरे बताए अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सक्सेस अचीव करो। आपको आपका गोल जरूर मिलेगा। बस आपको मेरे साथ हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क क्या करना है, आपको हमारी वीडियोस को बार बार देखना है, बताई गई चीजों को रिमेम्बर करना है, फैक्ट्स को याद रखना है, और उसके बाद जो मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा उनको रिवाइज करते रहना है, ताकि आप एग्जाम में आप अपना बेस्ट दे सकें और नॉन एक्स का पोस्ट हासिल करें। और कैंडिडेट्स इस बार ग्रेड ए वाले 3 साल की एक्सपीरियंस के साथ जो लोग भरेंगे वो बहुत कम है, तो चांसेस आपकी बहुत ज्यादा है कि आपका सिलेक्शन। बस आपको क्या करना है, अपना हार्ड वर्क देना है, हमारी वीडियोस को फॉलो करना है, एमसीक्यूज को रिवीजन करना है, और आपका सक्सेस 100% श्योर। तो वीडियो शुरू करते हैं पेपर 2 के लिए। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया हुआ है, हमारा ऑफिशियल सिलेबस अभी लॉन्च नहीं हुआ है। 2 सितंबर के बाद जब फिलअप होना बंद हो जाए, उसके बाद ही ये आपको ऑफिशियल साइट पे आएगा। बट आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप टाइम वेस्ट कर नहीं सकते अगर आपको सक्सेस पानी है, क्योंकि ये फॉर्म फिलअप होना बंद होने के जल्दी ही एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी और एग्जाम डेट से कुछ दिनों पहले ही आपको सिलेबस अवेलेबल होगा। आपके पास बहुत ही कम टाइम रह जाए। इतने कम टाइम में आप सिलेबस एनालाइज करना, मटेरियल्स की प्लानिंग करना, टॉपिक्स को डिस्कस करना, ये सब नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहना है, अभी से आप जुड़े रहिए, वीडियोस को बार देखते रहिए, टॉपिक्स को समझिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, आप हमें कमेंट करिए और चीजों को बार रिवाइज कर। पेपर 2 वेलफेयर डिसिप्लिन का जो है, उसका हम पुराना सिलेबस देखते हैं। चीजें जो आनी है मोर और लेस कॉमन ही होंगी। नया क्या होगा, नई चीजें जो आई हैं कोल इंडस्ट्री से रिलेटेड वो होंगी, जैसे NCWA 11। हाँ, NCWA 11 आ गया है, इसका ये मतलब नहीं कि आप बाकी NCWA जो पुराने हैं उनको इग्नोर कर दें। आपको NCWA 1 से लेकर 11 तक इन सब की डिटेल्स पता होनी चाहिए। इनको बार पढ़ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा, मैं सारे NCWAs को ब्रीफ में आपको पढ़ाऊंगा। बस आप वीडियो से जुड़े रहें, या फिर कहीं से भी आप इसे पढ़ सकें तो पढ़ लें और एग्जाम तक खुद को प्रिपेयर कर। तो शुरू करते हैं, क्या क्या हमारे से पहले पूछा गया था। फ्रेंड्स, पहला हमारा टॉपिक है मैन पावर प्लान। फ्रेंड्स, आपको पता होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चलाने के लिए हमारे पास मशीन प्लस मैन पावर रिक्वायरमेंट हो। मैन पावर इसमें एग्जीक्यूटिव्स और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों ही आते हैं। तो मैन पावर प्लानिंग हमारे कोल इंडिया के अकॉर्डिंगली कैसे हमें जरूरत होगी, कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, फ्यूचर हमारे जो विजन है, मिशन है, उन्हें अचीव करने के लिए कितनी मैन पावर की जरूरत होगी, कितने एग्जीक्यूटिव्स की जरूरत होगी, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव्स की जरूरत होगी, ये सारा प्लानिंग करना मैन पावर प्लानिंग एंड प्रोसेस के अंडर आएगा। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ मैन पावर शॉर्टेज सरप्लस। इसमें सेम चीज पूछी गई है, बताई जा रही है। मैन पावर का हम असेसमेंट करेंगे कि हमें एक स्पेसिफिक गोल तक पहुंचने के लिए कितने मैन पावर लगेंगे, कितने मैन पावर और चाहिए होंगे, कहीं हमें शॉर्टेज तो नहीं हो रहा है या सरप्लस तो नहीं है, कहीं से मैन पावर निकाल के कहीं और लगाना पड़े, उस चीज को भी हमें जानना होगा, उस चीज के बारे में हमें नॉलेज रखनी पड़ेगी। ये चीज पहले पूछा जा चुका। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी पोस्ट। स्टैट्यूटरी पोस्ट क्या होते हैं, ऐसे पोस्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा लीगल तौर पर किसी काम के लिए बनाए जाते। एग्जांपल के तौर पर मैनेजर, उसके अंडर कोई सब मैनेजर, उनके अंडर वर्क करने के लिए कोई सबऑर्डिनेट वर्कर। और नॉन स्टैट्यूटरी पोस्ट क्या होते हैं, जो ऐसे पोस्ट
जो संवैधानिक नहीं होते, जो हम आमतौर पर किसी जरूरत के अकॉर्डिंगली क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने कोई पूजा अरेंज, उसमें एक इंसान को हमने चंदा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी। अब वो पूजा जब कंप्लीट हो जाएगी, जब वो हमारा मकसद कंप्लीट हो जाएगा, उसी के साथ ये पोस्ट, उसमें बने हुए जो और सदस्यों की लिस्ट है, उस काम के कंप्लीट होने के साथ ही वो क्लोज हो, वो नॉन स्टैट्यूटरी पोस्ट। इनका नॉलेज भी CIL से रिलेटेड हमें होना चाहिए। ये मैन पावर प्लानिंग के अंतर्गत हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। फ्रेंड्स, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपने IR पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता हो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है। इंडस्ट्रियल रिलेशन गवर्नमेंट, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच रिलेशन है। यानी किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट रूल बनाती है, मैनेजमेंट उसे अप्लाई करती है और वर्कर अपने वर्क के साथ उसे यूटिलाइज करता है, या ये वर्कर को गवर्न करने के लिए बने होते, वर्कर को गवर्न करने के लिए इंडस्ट्री को रेगुलेट करते। तो इन तीनों के बीच का रिलेशन जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन के बीच आता है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन से जो हम समझते हैं उसका मीनिंग, उसकी स्कोप, इंडस्ट्रियल रिलेशन वो आपको पता होनी चाहिए। इसमें पूछी जाएगी इंडस्ट्रियल रिलेशन का इंपैक्ट क्या होगा। इंपैक्ट गवर्नमेंट पे, इंपैक्ट मैनेजमेंट पे, इंपैक्ट वर्कर पे। अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन खराब है तो सिंपल हमारा इंडस्ट्री अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, हमारा प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, एम्प्लॉय हमारा खुश नहीं है, तो ऐसे हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन हमारे लिए ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट, और इसका इंपैक्ट इस रिस्पेक्ट में हमें पता होना चाहिए। CIL के लिए ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है, ये इस पॉइंट से पूछा जा रहा है। अब थर्ड पॉइंट में पूछा जा रहा है गवर्नमेंट का क्या रोल। भाई गवर्नमेंट मीडिएटर की तरह अगर बीच में इनके बीच कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम गवर्नमेंट तक ले जाते हैं, गवर्नमेंट के बनाए रूल्स लास्ट में अप्लाई होते हैं और वो मध्यस्थता करती है या अन्य रूल बनाती है। इस तरह से गवर्नमेंट का रोल यहाँ होता है और इसे हम डिटेल में आगे वीडियोस में पढ़ेंगे, आप हमसे जुड़े रहिएगा। इस बारे में यहाँ पूछा गया। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात तो हमने कर ली। इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम का CIL और उसकी सब्सिडरी कंपनीज में क्या रोल है। भाई इंडस्ट्री अगर है, वहाँ गवर्नमेंट है, मैनेजमेंट है, वर्कर है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन भी होगा। और जाहिर सी बात है हमारे CIL में इतनी सब्सिडरीज NCL, SECL, WCL, CMPDI, इनको फ्लुएंटली वर्क करने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस का होना कंपलसरी है। एक हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाए रखने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, ये आपको जानना होगा और ये चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नेशनल वेज एग्रीमेंट। जैसा कि आप सभी को पता होगा, लास्ट 2006 हमें NCWA मिला था और 2021 में हमें NCWA 11 मिलना था, बट किन्हीं कारणों से डिले होते होते वो जाके हमें 2023 में, तो इसकी पीरियड NCWA 1 से 11 तक जो रही है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। NCWA की आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, पीरियड कब से कब NCWA रहे। ये 1 to 8 दिखा रहा है पुराने सिलेबस में, बट 1 to NCWA 11 का पीरियड आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें जो बॉडी, गवर्निंग बॉडी होती है इसकी JBCCI, वो क्या होती है, कैसे वर्क करती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें अलग ग्रेड्स जो होते हैं वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेजेस जो हैं वो क्या है। इस बार जो मिनिमम वेजेस अपग्रेड किए गए हैं डेली रेटेड और मंथली रेटेड के लिए, ये आपको बिल्कुल पता होना। NCWA में क्या क्या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, वर्कमैन कंपनसेशन बेनिफिट क्या क्या है, ग्रेचुइटी लिमिट क्या है, मंथली मॉनेटरी कंपनसेशन क्या मिलता है डिपेंडेंट्स को, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, पूछा जा सकता है। वेलफेयर मेजर्स, हाउसिंग जिससे मिलती नहीं है उसे HRA मिलता है, उसके बारे में, वाटर सप्लाई, मेडिकल फैसिलिटीज, एम्बुलेंस, एजुकेशनल फैसिलिटीज, कैंटीन, एम्बुलेंस कितने वर्कर्स पे मिलता है, कैंटीन कितने कहाँ मिलनी चाहिए, वेलफेयर एक्टिविटीज NCWA क्या कवर करता है, ये भी आपको सब पता होना चाहिए। वेज स्ट्रक्चर्स, अटेंडेंस बोनस कितने दिनों पे मिलता है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। अभी NCWA 11 में एनुअल इंक्रीमेंट का जो रेट है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वेज रेट एंड वर्क नॉर्म्स ऑफ पीस रेट वर्कर्स, हमारे यहाँ मोस्टली मंथली और डेली रेट सिस्टम है, बट इसमें पीस रेट वर्कर्स के बारे में जो बात लिखी हुई है, जो दिया गया था, उसको भी आपको पढ़ना है, उसकी भी आपको जानकारी होनी। फॉल बैक वेजेस क्या है, लीड लिफ्ट एंड ट्यूब पुशिंग, ये मोस्टली अंडरग्राउंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड भी आपको जानकारी होनी चाहिए। स्पेशल पीस रेट अलाउंस क्या है, अदर अलाउंसेस क्या क्या है NCWA में, और NCWA 11 में क्या क्या अलाउंसेस की बात कही गई है, इसको आपको पढ़ना है। लीव रूल्स, CA, CL, SL, EL, स्पेशल लीव, मैटरनिटी लीव, और इस बार NCWA 11 में पैटर्निटी लीव भी स्टार्ट किया गया है, उस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। RRF, LLTC का चूंकि अभी NCWA 11 में क्लियरली क्या होना है वो अभी मेंशन नहीं हुआ है, क्या रेट रहेगा, बट जैसे ही आता आप उसके साथ भी अपडेट हो जाएंगे। HRA, एम्प्लॉइज को अर्बन एरिया में कितना मिलता है, रूरल एरिया में कितना मिलता है, टाउन्स में, सिटीज में क्या मिलता है, इसका आपको जानकारी होना चाहिए। रिकवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कैसे की जाती है, पेमेंट में 1% या कितना, ये आपको पता होना चाहिए। सप्लाई ऑफ फ्यूल क्या है, कितना हमें फ्यूल के लिए चार्ज मिलता है, वो आपको पता होना चाहिए। ओवर टाइम वेजेस OT कितनी मिलती है, इसका आपको जानकारी होना चाहिए। इन सब टॉपिक्स पे मिला के हम अभी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में टॉपिक बाय टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, फैक्ट्स बताऊंगा, पॉसिबल होगा तो MCQ भी दूंगा। बस आप वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिए, लाइक करिएगा, अपनी क्वेरीज कमेंट करिए। नेक्स्ट वेजेस फॉर वीकली डे ऑफ रेस्ट, डे ऑफ रिटायरमेंट, संडे पे अगर हम वर्क करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। रिटायरमेंट पे हमें क्या क्या मिलता है, कब रिटायरमेंट होता है, किसी मंथ में रिटायरमेंट होने पर उसके 31st या लास्ट डेट को हम रिटायरमेंट लेते हैं, रिटायरमेंट का क्या प्रोसीजर है CIL में, वो आपको पता होना चाहिए। अगर पे फिक्सेशन में कोई एनोमली होता है वो कैसे मेंटेन किया जाता है उसका पता होना चाहिए। ड्रेस मैनुअल, जो ड्रेस रिलेटेड वर्कर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ, लैब रिलेटेड वर्कर्स, उनके लिए ड्रेस मैनुअल क्या है उसका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। फ्रेंड्स, एम्प्लॉय
एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट क्या है? फ्रेंड्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉइज हैं उनके वर्किंग से रिलेटेड, वर्किंग आवर, वर्किंग कंडीशन और भी जितने रिलेटेड टर्म्स हैं उनको गवर्न करने के लिए, उनको नियम से चलने के लिए एक रूल, सेट ऑफ रूल्स होता है। ना सिर्फ सीआईएल में बल्कि अदर्स ऑर्गेनाइजेशन जो भी होते हैं सबके लिए ये होता है। सबके एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट अलग अलग हो सकते, उनके सेट ऑफ रूल्स अलग अलग हो सकते, उससे हम एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट करते हैं। कई बार ये स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है, वर्क टू वर्क भी वेरी कर सकता है। तो इसी का पार्ट है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? कई बार कोई ऑर्गेनाइजेशन जब वो नया बना हो तो उसके पास कोई अपने स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं हो या वो नहीं बनाए होते हैं, नहीं रेडी किए हो, तब क्या होता है? उस केस में एमएसओ या फिर मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, ये गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है, जिसमें आवर्स ऑफ वर्क, लीव, हॉलीडेज कब होंगे, वेजेस, वर्क पे क्या हमें डिसिप्लिन रखना है, टर्मिनेशन की क्या कंडीशन हो सकती है, वर्क शिफ्ट से रिलेटेड चीजें, ओवर टाइम, अप्रेंटिसशिप, ये सब चीजें जो हैं वो अगर एम्प्लॉयर ने पहले से बना के नहीं रखा है, वर्किंग कंडीशंस को नहीं निर्धारित किया है, तो गवर्नमेंट के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो वहां पे अप्लाई होंगे। उन्हें मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं। सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है? जब ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज के लिए जब रूल, ये सभी रूल बना लेता है, डिसिप्लिन रिलेटेड, टर्मिनेशन, शिफ्ट, वेजेस रिलेटेड, तो उसे सर्टिफाई करवाने के लिए सर्टिफाइंग ऑफिसर्स हो, जब उनसे वो सर्टिफाइड हो जाते तो वहां एमएसओ ना लग के सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर लगते हैं जो कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। तो सीआईएल के रिस्पेक्ट में ये सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर क्या क्या है इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? कंडक्ट, डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स एप्लीकेबल टू एग्जीक्यूटिव। ये देखिए यहाँ पूछा एग्जीक्यूटिव के क्या कंडक्ट है, उनके क्या डिसिप्लिन है, उनको अगर कोई अपील करना है, उनसे रिलेटेड कोई इशू है, उससे रिलेटेड वो कुछ अपील करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सेट ऑफ रूल्स हैं, कंडक्ट, डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स जो एग्जीक्यूटिव पे लागू हो। इस टॉपिक में आपको पढ़ना होगा, उसकी प्रिपरेशन करनी हो। मोर और लेस मुझे जो भी अवेलेबल होगा मैटर इस पे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में जरूर अवेलेबल कराऊंगा। आपको डिटेल में इस टॉपिक को और आने वाले टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, बस आप हमसे जुड़े रहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ट्रेड यूनियन। फ्रेंड, आप सीआईएल में देखा होगा हमारे पास बहुत सारे यूनियंस हैं। मेरी हैंडराइटिंग को इग्नोर करिएगा, बुरी हैंडराइटिंग को। तो हमारे पास बहुत सारे यूनियंस हैं, बीएमएस, एटक, इंटक, एक्सेट्रा। तो यूनियंस की हमें क्यों जरूरत है? यूनियंस का वर्क क्या है? इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं यूनियन का? रजिस्ट्रेशन के साथ साथ कैसे हम मानेंगे कि वो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, एक लोकल ट्रेड यूनियन नहीं है? तो इसका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ट्रेड यूनियन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इससे रिलेटेड काफी सारे फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ वीडियो में नेक्स्ट जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो मैं शेयर करूंगा। नेक्स्ट, कलेक्टिव बार्गेनिंग। फ्रेंड्स, बार्गेनिंग का मतलब आप समझते हो, मोल भाव। सिंपल भाषा में बोले तो मोल भाव। जब फ्रेंड्स मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच कोई मैटर आता है तो उस पर मैनेजमेंट चाहती है उनका बेस्ट हो, वर्कर्स चाहते हैं उनका बेस्ट हो। इसके बीच में बैठकर जो मसौदा डिस्कस होता है, जो फाइनल रिजल्ट आता है, ये हमारा जो पूरा प्रोसेस है ये कलेक्टिव बार्गेनिंग कहलाता है और इसी के थ्रू हमारा फाइनल आउटकम डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल, आजकल सीआईएल में ये चीज आई है कि आप हफ्ते में 4 दिन ड्यूटी करेंगे तभी आपको संडे मिलेगा। अब इसको लेकर मैनेजमेंट कहती है आप ड्यूटी करो 4 दिन तब आपको संडे मिलेगा, और वर्कर कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मसले पे जो बातचीत है, इस मसले को फाइनल डिसीजन तक पहुंचाने के लिए जो मैटर डिस्कशन होता है, जो दोनों पक्ष मिलकर इस पे बात करेंगे, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग हमारा कहलाए। इस पे हम और भी फर्दर वीडियोस में चर्चा करेंगे। हमें जानना होगा कॉन्सेप्ट इसका क्या है, प्रोसेस क्या है, कितने टाइप के कलेक्टिव बार्गेनिंग होते हैं वगैरह। नेक्स्ट है सीआईएल रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट पॉलिसी। फ्रेंड्स, इसे हम शॉर्ट में R&R पॉलिसी भी कहते हैं। ये फर्स्टली 1994 में इंट्रोड्यूस किया गया था सीआईएल के द्वारा। इसका मेन पर्पस क्या है? रिहैबिलिटेशन से आप समझते होंगे, बसाने से, दोबारा बसाने। अगर कहीं कोल इंडिया माइंस खोलती है तो यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, इनको यहाँ से कहीं और बसाना ऐसे तरीके से कि उनका सोशल लाइफ, सोशल सिक्योरिटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चरल आइडेंटिटी बरकरार रहे, और उन्हें कैसे यहाँ से मॉनेटरी बेनिफिट्स देनी है या क्या करना है, वो हमारा रीसेटलमेंट पॉलिसी और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के अंतर्गत आता। कोल इंडिया की R&R पॉलिसी इसी पर बेस्ड है। इसको भी हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सीआईएल पॉलिसी ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, जिसको हम CSR भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सर्टेन अमाउंट से एक्स्ट्रा अर्न कर, ऑर्गेनाइजेशन के आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी एरियाज हैं, सपोज दैट ये सीआईएल है, इसके आसपास जितने भी एरिया में लोग हैं, इनके डेवलपमेंट का रिस्पांसिबिलिटी सीआईएल पे, या एग्जांपल के लिए किसी और भी कंपनी को, किसी भी कंपनी का मान के चलिए, एक्स कंपनी एक्स है, इसके आसपास जितनी भी एरिया है, एक निश्चित डिस्टेंस तक इनका डेवलपमेंट का जिम्मा कंपनी एक्स पे हो, और वो अपने प्रॉफिट में से ही इनका डेवलपमेंट करे, जिसे हम शॉर्ट में CSR पॉलिसी बोलते हैं। तो सीआईएल की क्या है पॉलिसी CSR को लेके, इसमें ये पूछा जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से भी हो सकता है। इस पे आप बिल्कुल रिसर्च करें और इसे तैयार करें, और हमारे फर्दर वीडियोस में हम इस पॉइंट के लिए अलग से वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे, तो हमसे जुड़े रहें। नेक्स्ट है लेबर लेजिस्लेशन। फ्रेंड्स, आपको पता होगा वर्कर्स के लिए बहुत सारे एक्ट्स हैं। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत होती है, जिनमें से एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स था, मैंने कहा था। वैसे ही बहुत सारे दूसरे एक्ट होते हैं अलग अलग मैटर्स को लेकर। अगर किसी कंपनी के बीच, कंपनी में अथॉरिटी को लेके, मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के बीच, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच, वर्कर और वर्कर के बीच, मैनेजमेंट वर्कर और
वर्कर अगर कोई डिस्प्यूट होता है उस केस में हम क्या करेंगे, क्या स्टेप्स लेंगे, ये हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बताता है। फर्दर इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, बट उसका कोर जो है वो उस चीज को अभी भी जस्टिफाई करता है कि क्या हमें स्टेप्स लेना चाहिए, कैसे इंडस्ट्रियल हार्मनी बनाए रखनी चाहिए, उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, कॉन्सिलिएशन डिस्प्यूट को कैसे हम आपस में नहीं हो रिजॉल्व हो पा रहा तो उसे लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल तक ले जाएंगे, वो क्या अवार्ड देगा, क्या क्या प्रोविजन होते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस को लेकर आईडी में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, हाई कोर्ट कैसे उसे रिलेट करेगा, ये सारा चीज हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में जानना हो। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, अब किसी वर्कर को उसके काम के बदले हमें पेमेंट देना होगा, अगर नहीं देते हैं तो हमारा बॉन्डेड लेबर या फिर जिसे आप बंधुआ मजदूरी कहते हैं वो कहलाए, और वो बंधुआ मजदूरी करवाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो पेमेंट ऑफ वेजेस इस मैटर पे डील करता है जिसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। मिनिमम वेजेस कितने हैं ये हमें मिनिमम वेजेस एक्ट बताता है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अभी NCWA 11 में CIL की मिनिमम वेजेस क्या है, आप में जितने लोगों को पता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मैं डिटेल में इन एक्ट्स पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूं। वर्क के दौरान वर्कमैन के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के थ्रू कंपनसेट करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो इस एक्ट में पढ़ना होगा। रिटायरमेंट के टाइम ग्रेचुटी हमें मिलती है, उसका अमाउंट, उसके प्रोविजंस, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में दिया गया है जिसे आपको पढ़ना होगा, और क्या क्या चेंजेस हुए हैं इन चीजों को भी आप नोट करके साथ में रखें। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, अगर कहीं शॉप लगता है किसी स्टेट वाइज सबकी अलग होता है, हर स्टेट का अलग होता है, तो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट भी हमें देखना है। कोल माइन प्रोविडेंट फंड CMPF जिसे आप कहते हैं, एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1948, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। माइंस एक्ट कहां लागू होता है, अंडरग्राउंड में, वर्क ओपन कास्ट में, ये सब हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और अगर आपके पास मटेरियल अवेलेबल है तो आप उससे भी इसे पढ़ सकते हैं, बट एग्जाम के टाइम, एग्जाम होने तक प्रिपरेशन अपनी 100% कर। मैटरनिटी बेनिफिट, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, इनको भी पढ़ना है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, कौन कौन पेमेंट के लिए एलिजिबल है और कौन नॉन एलिजिबल है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। और पेमेंट ऑफ बोनस किसे किसे कब कब करना है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। सब इस मैटर से डील करता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इसे हमें पढ़ना होगा। फैक्ट्री क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन को हम फैक्ट्री कहेंगे, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। फैक्ट्री एक्ट की जानकारी होनी चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन, अब कोई डिसेबल पर्सन है उसके रूल्स क्या होंगे, उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे देंगे, इसके बारे में पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट में कहा बताया गया है। और मेन और वुमेन को सिमिलर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, सिमिलर वेजेस मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इसके बारे में भी हमें एक्ट्स में पढ़ना हो। नेक्स्ट है कोल माइंस पेंशन स्कीम एक्ट जिसे हम CMPS भी कहते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी होगी, बट आपको डीपली इन्हें पढ़ना है। सेक्शन वाइज सेक्शन क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अप्रेंटिसशिप एक्ट, आपने देखा होगा हमें कोल इंडिया में अलग अलग स्ट्रीम में अप्रेंटिस, सिविल में, मैकेनिकल में, माइनिंग में और भी अलग अलग स्ट्रीम्स में अप्रेंटिस साल भर, 1 साल 2 साल की ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो उसका प्रोसीजर क्या है अप्रेंटिसशिप का, अप्रेंटिसशिप एक्ट के अकॉर्डिंग किसे हम अप्रेंटिस कहते हैं वो हमें पता होना चाहिए, उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जितनी सारी चीजें हैं, ये जितने एक्ट्स हैं और अब टॉपिक, ये सारे टॉपिक, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चंस बनेंगे, प्लस इसके साथ इनमें जो भी नए चेंजेस हुए हैं, जो भी इसमें एड ऑन हुआ है, वो भी हमें पता होना चाहिए। और आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में मैं इन सभी टॉपिक्स पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते। तो इन टॉपिक्स को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियोस में। आप हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, और 1 नहीं 2 नहीं, जितने बार हो सके वीडियोस को देखिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, क्वेरीज को मुझसे शेयर कीजिए, पूछिए, ताकि आपका ये मौका आपके हाथ से जाने ना पाए और आप 100% सक्सेस रेट के साथ क्वालिफाई कर। फिलहाल के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।